अब आइए थोड़ा सा और बात समझते हैं। लिखिएगा हेडिंग में इक्वेशन ऑफ, हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, equation of the plane passing through the point P x1, y1, z1. Equation of the plane passing through the point x1, y1, z1. देखना इधर गौर से, यानी एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो गुजर कहां से रही है, x1, y1 और z1 से। ये कोई प्लेन है और ये गुजर रही है, इसके अंदर या कह दो पॉइंट है x1, y1, z। क्लियर? तो क्या कहोगे भाई, यानी इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन, इसको रट लीजिएगा, फायदा होगा। याद रखिए सबसे सिंपल इक्वेशन है, लिख लीजिए। आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी इसका इक्वेशन लिखा होता है, पर मैं वो ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं क्योंकि उसे आप भूल भी सकते हैं। पर ये जो फॉर्मेट लिख रहे हैं इसको आप लेट से भूलेंगे या आपको याद रहेगा और आसान पड़ेगा। थोड़ा होता क्या है कि ऐसे सिस्टम्स मानने से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, पर आप कभी भूलोगे नहीं। डिटर्मिनेंट में भी क्या होता है, आप डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हो ढक के, तो वहां भी तो टाइम लगता है, बात बराबर है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो आइडिया दिए थे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उसका यूज यहाँ पे करें। समझ रहे हो भाई? याद है ना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते थे तो A1 A2 लगाते थे, तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आइडिया दिए थे। सबसे ज्यादा यहीं पे यूज होगा वो। ठीक है, तो बने रहिए बस। तो पहला लिख लिए, है ना। जैसे मान लो कि एक समझने के लिए मान लिया कि एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन, और एबीसी क्या है, तो एबीसी फिर से वही है, इस पर डाले गए जो नॉर्मल्स हैं उनका डीआरएस। ठीक है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना, हर जगह एबीसी को क्या मान के चलना है, यानी उस प्लेन पर डाले गए जो नॉर्मल्स हैं उनका डायरेक्शन लिख लीजिएगा बगल में कि वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, लिख दो वेयर A, B, C are DCS of normals. Normal to the plane. Sorry, DRS. ठीक है, DRS of normal to the. इस कंसेप्ट को और सुंदर से समझने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें आसानी से। ठीक है, यूं ही ले रहे हैं, इट में भी आइडिया लग जाएगा। मैं क्वेश्चंस बुक से नहीं ले रहा हूं, मन से ले रहा हूं। डाटा मेरा उतना सटीक नहीं भी हो सकता है, पर आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना है सारे सवाल। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, तीन बिंदु से गुजरने वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the points 1, 0, 2, 3, 2, 1 and -1, 3, 0. Find the equation of the plane passing through the points 1, 0, 2, 3, 2, 1 and -1, 3, हमेशा 4 पॉइंट से। अगर देखो एक और चीज समझो,
आपको क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन में मिलता है, सुनिएगा ध्यान से, कि 4 पॉइंट्स दे देगा, कितना पॉइंट, और आपसे पूछेगा कि प्रूव करें कि वो चारों पॉइंट्स जो है वो प्लेनर है। क्या है? तो एक तरीका हुआ कि आप ये भी कह सकते हो कि 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख दो। सुन रहे हो? अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं पकड़ के रखो कंसेप्ट। 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए अभी मैं सिखा रहा हूँ। और अगर चौथा पॉइंट नॉट पॉइंट्स टोटल थोड़े ना है, एक पॉइंट है बस। अगर चौथा पॉइंट दिए गए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई करने का यही केवल मतलब हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाए इक्वेशन रखने पर एक्स वाई जेड के स्थान पे, तो कहेंगे कि वो भी पॉइंट्स उसी प्लेन पे हैं। 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखे और चौथा उनको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि चारों पॉइंट्स क्या है, एक ही प्लेन पे। और 3 तो इक्वेशन लिखने में यूज हो गया और चौथा उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। पकड़ के रखो। अब ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको लिखा है प्रूफ करने के लिए शॉर्टकट, लेकिन मैं कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में आप ना रहे, बोर्ड दें। और एक्स्ट्रा में मैं एक क्लास ले लूंगा स्पेशल, जिसमें मैं डिटरमिनेंट केस कर देंगे स्पेशल की डिटरमिनेंट तरीकों से आप कैसे सारे को एक लाइन में डिटरमिनेंट से भी लिखा जाता है, फॉर्मेट है, रट के रखना। जैसे हमने कहा कि वेक्टर फॉर्म जल्दी भूलता है लोग, लास्ट में करेंगे, वैसे ही डिटरमिनेंट फॉर्म आप आसान है, अच्छा लगेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा, लेकिन आप भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप चीजों को भूलें। क्लियर? काम पे है? अरे आंसर तो सबसे सेम आना है ना। तो देखो सबसे पहले मैं यहां मानूंगा कि लेट क्या, देखो तो अभी मैंने सिखाया कि x1 y1 z1 से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। यानी यहां से अगर हम कहूं कि इसी से निकाल लो, इससे गुजरने वाला किसी एक को पकड़ो, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू कहां से, पॉइंट 1,0,2 इज क्या लिया जाएगा बताओ तो, a इंटू एक्स माइनस x1 कितना 1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 कितना 0 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 कितना इक्वल टू 0। आया ना? अब बोलो इसको मान लो फर्स्ट। अब चूंकि ये प्लेन जो हमने इक्वेशंस कंसीडर किया इसके आधार पे, ये प्लेन जो है इस पॉइंट से भी गुजर रही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि सिंस प्लेन फर्स्ट also passes through the point 3, 2, 1 3, 2, 1, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैं ये भी लिख सकता हूँ a x के स्थान पे क्या लिखोगे 3 माइनस 1 प्लस b y के स्थान पे 2 माइनस 0 और प्लस c z के स्थान पे 1 माइनस 2 इक्वल टू, और यहाँ से आप लिख देंगे, देखिएगा 2a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू, इसको मान लो क्या है ना। और यहाँ लिखेंगे ऑल्सो प्लेन वन फिर से गुजर रहा है, पासिंग थ्रू या पासेस थ्रू द पॉइंट, एक ही लाइन में लिख देते। यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे तुम, डायरेक्ट देखना इधर समझना बात को, यहाँ से लिख सकते हो थ्रू द पॉइंट्स कर देते हैं इतना, एंड यहाँ से भी तो गुजर रहा है -1, 3, तो ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। प्लेन जो है 3 पॉइंट से गुजर रही है, राइट, तो एक पॉइंट से गुजर रही है, तो इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो रटा था लिख दिया, हाँ या ना। और चूंकि ये दोनों पॉइंट्स भी जो है मान लो 3 पॉइंट है ABC, तो B और C भी तो इसी पर है, तो इसके समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई। एंड ये भी लिख सकते हो A इंटू, देखो तो x के स्थान पे हम क्या लें -1 प्लस b इंटू, फिर क्या लिखोगे दोस्त 3 माइनस 0, यहाँ पे यही रखेंगे सब में, हाँ ठीक है, और प्लस c इंटू
0 माइनस 2 इक्वल टू क्या, और यहाँ से आप लिखोगे देखो तो -2a प्लस 3b और -2c इक्वल टू क्या, इसको मानेंगे क्या। अब हमने कहा कि जब कभी भी ऐसा इक्वेशंस बन जाए भैया ध्यान दें, तो यहाँ पे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ए बी और सी। तुम ही बताओ ना, अगर ए बी और सी का मान मिल गया होता तो क्या प्लेन का इक्वेशन नहीं मिल गया होता? अरे उसमें तो लफड़ा ए बी सी है ना, हाँ या ना। तो अब यहाँ लिखेंगे बाई सी एम पी ऑफ, यहाँ लिख देते हैं किसका, हाँ किसका सी एम पी करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। अब हमने क्या सिखाया था, तरीका पता है आपको, a डिवाइडेड बाई b बटा c अपॉन, और बीच में क्या देते थे, अब क्या करते थे, a लिखते थे तो a वाले को ढक देते, राइट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट को शिफ्ट करेंगे, c के गुना में -2 और 2 -4, यहाँ लिखेंगे -4, बीच में लिखते हैं माइनस, यहाँ से -3, लेकिन बीच में माइनस लिखते हैं तो ये बन गया क्या, प्लस, राइट। अब b चाहिए तो b वाले को ढक दो, देखना ध्यान से भाई, b वाले को ढका, यहाँ देखा 2 दूना 4 माइनस का 4, और यहाँ 2 एक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो -1 और -2 +2 हो जाएगा सर, +2, और इधर -4 आया, और यहाँ पे क्या करोगे आप, लेकिन प्लस तो गुना में हुआ, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, तो माइनस में ही 2 होगा, राइट। और सी बाई लिखा तो इसको ढका, 3 2 जा, देखना इधर, समझना इधर ध्यान से, ढक रहे हैं, हाँ इधर ध्यान से देखना चाहिए, समझ रहे हो, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 6, और बीच में क्या लिखते हैं माइनस माइनस, देख रहे हो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ देखा तो 2 दूना 4, यहाँ माइनस का ही 4 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस। अब मैंने एक बात बताया था जो आप भूल रहे होंगे शायद, अल्टरनेट साइन खुद लास्ट में चिपका देते हैं मन से, और अल्टरनेट साइन कैसे चलता है, प्लस फिर माइनस फिर क्या, यहाँ प्लस का मतलब यहाँ प्लस लेते हैं, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं, यहाँ बाहर में क्या लगाते हैं माइनस, और यहाँ कोई चेंज नहीं क्योंकि प्लस लेना है, माइनस बदलता है ना चीजों को, प्लस तो कुछ उखाड़ेगा इसका, कुछ नहीं बिगड़ेगा ये क्या। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे जी, हाँ, और इसको हमने माना था, समझने के लिए सिखाया था कि इसको मान लीजिएगा क्या, नहीं भी मानिएगा काम चल जाएगा। तो बुक्स में देखो तो a बटा क्या हो गया -1, और b बटा 4 2 6 माइनस माइनस प्लस 6, और c बटा कितना 10। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हो, सिंपली कह सकते हो, यहाँ से आप सिंपली क्या कह सकते हो कि जो a का वैल्यू है वो हो गया -1, b हो गया 6, और c हो गया क्या 10। और यहाँ पे तो इसको सिंपलीफाई फर्दर काट नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं है बराबर चेक करना, ये ए बी सी हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया डायरेक्शन। अच्छा कोसाइन क्यों नहीं, क्योंकि इनके स्क्वायर का जोड़ 1 नहीं, समझ रहे हो ना बात को, पकड़ के रखो दोस्त, यानी डायरेक्शन रेशियो है। अब इस वैल्यू को आप सीधे कहाँ ले जाके रख देंगे, बोलो ना, आ जाएगा आंसर, सॉल्व कर देंगे। तो आप देखोगे कि जो आप पहले पढ़े थे जनरल फॉर्म कौन वाला, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो वही फॉर्म में आ जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। कि फिर सॉल्व करें, बताओ, मेन काम यही था, लिख लीजिएगा जल्दी से। चलिए एक दो फॉर्म पढ़ते हैं, देखो इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिन्हें आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। दो फॉर्म स्पेशली आप रट के रखें, किनका, प्लेन, यानी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, हेडिंग बनाइए, हम बता दे रहे हैं नॉलेज के लिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट
different form. Equation of the plane in different form. ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, राइट। जैसे आप प्लेन में वहां पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन याद करो 2D में पढ़ते थे ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ करता था, इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ करता था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे जो स्पेशल फॉर्म्स पढ़ने हैं, 2 रूप से पढ़नी है। पहला पढ़नी है नॉर्मल फॉर्म, लिखिएगा इसमें आप नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा पढ़ना है इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म पहला है और दूसरा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर। हिंदी में कहेंगे आप इसे अविलंब रूप, अविलंब, नॉलेज हिंदी वाले समझ सकते हैं इसे अविलंब रूप में। और ये क्या है ना, अंतःखंड रूप है, अंतःखंड रूप, अंतःखंड, अंतःदेही खंड, राइट। तो ये 2 फॉर्म्स हैं, हमें ध्यान से समझिए। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म का एक और नाम होता है, कभी कभी लोग आपको एग्जामिनर बताने के लिए लैंग्वेज दे सकता है। नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर फॉर्म। कैसा फॉर्म, परपेंडिकुलर। क्लियर। इसको आप कह सकते हैं लंब रूप, लंब रूप, लंब अविलंब, सब एक ही बात है लगभग। अरे बोलो भाई, क्लियर है। हाँ बोलिए। देखो इसमें क्या होता है, पहले समझो कि ये वास्तव में है क्या। देखो कहते हैं कि किसी भी प्लेन के लिए, ध्यान से समझना, अगर मान लो कि एक्स एक्सिस है, पहले इसको समझो फिर इसमें थोड़ा गहराई में जाएंगे कि आता किधर से। ये वाई है, ये मान लो एक्स है, और ये क्या है दोस्त, ये कोई प्लेन है जो एक समतल में है। मान लो कि एक्स वाई समतल में ही वो लाई करता है, प्लेन तो किसी समतल में ही होगा। ये एक्स जेड में भी हो सकता है, ये जेड एक्स में भी हो सकता है। मान लिया समझने के लिए कि यहाँ पे कोई प्लेन है ऐसे, ठीक है बेटा, बुआ समझना देना, ये इधर है, राइट। तो कहते हैं कि इस प्लेन का ऐसे रखो ना, ऐसा लगना चाहिए कि ये रखा होगा, इसमें कुछ भी रखो, ऐसे मान लो कोई प्लेन है इसी तरह का, राइट। तो ओरिजिन से, इसका जो ओरिजिन है वहां से जो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ये लंब है एक तरह से, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर जो डाले हैं, उस लेंथ का जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मान लो कि परपेंडिकुलर, इस पे भी तो नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल के लाइन के साथ ये 90 डिग्री बना है। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन से मतलब 0 0 से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई अगर p है, कितना है, p है, क्लियर है ना। तब कहते हैं कि इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है Lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू क्या, यही है नॉर्मल फॉर्म। जहाँ पे कोई पूछे कि एलएमएन क्या है, एलएमएन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन किसका, परपेंडिकुलर। ये जो लंब है ना, हाँ सही बोला, ये जो लंब डाले हैं उसी लंब का जो है डीसीएस है कौन, एल कॉमा एम कॉमा, राइट, एल कॉमा एम कॉमा एम। और जो पी है इसमें वो डिस्टेंस है ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, राइट, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन बोल ही दिए फ्रॉम द ऑरिजिन। क्लियर है ना, ये समझ गए मोटा मोटी। अभी बात को मोटा मोटी समझिए, फिर मैं इसे डिटेल्स करूंगा। आपको एक जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा प्लेन का, और उस प्लेन को कहेगा कि उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो। सुनो बात को और याद रखो, जब p कोई डिस्टेंस है, अभी माइंड में फिट करिए, p जब कोई दूरी है तो क्या कभी नेगेटिव होगा, हाँ या ना। इसका मतलब है नहीं, कभी नहीं होगा, यानी p जो है 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। ये बात दिमाग में फिट बैठा के रखो, बिकॉज p द डिस्टेंस। मोटा मोटी क्लियर हो गया बात। अब आते हैं थोड़ा इधर इंटरसेप्ट फॉर्म।
देखो इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में कहानी क्या है कि अगर कोई प्लेन है, समझना, एक्स एक्सिस वाई, ये कहीं भी घटना हो सकती है, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में किसी भी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में। अब यहाँ समझना कि एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे मान लो कि ये कोई प्लेन इस तरह से बनाया गया, एक फॉर्मेट देखना अच्छे से, प्लेन्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया, एक्स एक्सिस पे जो ये प्लेन पूरा ही कंप्लीट प्लेन है, राइट, समझ रहे हो, ये पूरा क्या है, प्लेन, राइट, और ये क्या है, ऑरिजिन है, डजंट मैटर, क्लियर। तो हो क्या रहा है कि ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा है, अंतरखंड काटा है, वो कितना काटा, ए, सुन रहे हो भाई, और वाई एक्सिस पे ये प्लेन कितना काटा, बी, और जेड एक्सिस पे कितना काटा, सी। मतलब ये दिख नहीं सकता, 3D फिगर है ना, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्लेन है वो कितना भाग काटा है एक्स एक्सिस पे। अरे कोई भी चीज, कोई प्लेन है, कोई भी वस्तु है, बैग है, डिब्बा है, कुछ भी है, ये बैग ही है ना। तो ये मान लो कि प्लेन है, इसका एक फेसेस प्लेन हुए, तो ये ऐसे रख दो किसी एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तो कुछ कुछ हिस्सा तो अपना ले लेगा, हो सकता है कि वाई की ओर ज्यादा कट जाए, एक्स की ओर देखते हो कम एरिया है, इतना ही चौड़ाई इसका कम है। तो वही चीज कर रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट है ना, अलग अलग जो है काटा जा रहा है, एक अक्ष की ओर जो इंटरसेप्ट काटा, अंतःखंड काटा, प्लेन वो कितना काटा, वाई अक्ष की ओर कितना काटा, और जेड एक्सिस की ओर सी। तो कहते हैं कि जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो हमेशा होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। अगर चले जाओ 2D में तो इतना ही था नॉर्मल सा कि अगर कोई लाइन है, ये एक्स वाई एक्सिस था, और कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काटे वाई एक्सिस पे बी, तो इसका इक्वेशन होता था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, प्लेन में बस बेटा एक्स्ट्रा चीज बढ़ गए आपके, जेड बाई इक्वल टू 1, हो गया आंसर, खत्म। तो ये बात हमें याद रखनी है हमेशा, जो बक्से में घेर रहे हैं ना, वही मेरे लिए सब कुछ है, राइट। इसको घोड़ के पीना है, दिमाग में लोड करना है, ताकि कोई भी स्टेप में आप फंसे ना। अब हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्लियर है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, इसको क्वेश्चन समझते हैं इसको अच्छे से। तो थोड़ा सा हम नॉर्मल फॉर्म को और विस्तार से समझते हैं, ठीक है। इधर समझते हैं, दो भाग बना दिए, इधर डिटेल में किसको समझते हैं, नॉर्मल फॉर्म को। जैसे देखो, मान लो कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे दे, सॉरी प्लेन दे दे, प्लेन में पढ़े, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दे, और आपसे पूछे कि इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, नॉर्मल फॉर्म में उसका इक्वेशन क्या होगा, राइट। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म जब लिखते हैं तो ये बात तय है कि नॉर्मल फॉर्म वो तभी है जब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड बराबर जो आप पी लिखते हैं, उसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उस प्लेन का जनरल इक्वेशन है, ना कि नॉर्मल फॉर्म। तो हम चाहते हैं कि एक जनरल इक्वेशन को किस में ले जाए, नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो जरा देखो, तो यहाँ देखिएगा कि लेट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 या इक्वल टू डी, जो भी लिखना है लिखो, इक्वल टू डी बी द जनरल इक्वेशन। जनरल को क्या बोलेंगे, व्यापक समीकरण है, जनरल जो हम शुरू में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो मैं कहूं कि सो DRS ऑफ इट्स नॉर्मल, DRS ऑफ इट्स नॉर्मल क्या हो जाएगा, सभी को पता है, A कॉमा B कॉमा C, यही होगा, आया ना। और एक बात और बताओ, एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई पूछेगा कि नॉर्मल फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वो होता है, अभी रटे हैं आप, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू आया ना। एक बात जरा कंपेयर भी करा सकते हो, तो आप जानते हो, ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन रेशियो है और ये डायरेक्शन कोसाइन है, यहाँ पे एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है,
और ये डायरेक्शन रेशियो है। अब एक बात बताओ तो जरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, उस प्लेन पर ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जाता था, उस प्लेन पर, मान लो कि ये प्लेन है, लैंग्वेज को समझना, उस प्लेन पर जो ऑरिजिन से, मान लो कि यही मूल बिंदु है, राइट, हम एक्स वाई जेड नहीं दिखा रहे, नॉर्मल समझना है कि ऑरिजिन से जो नॉर्मल डालते थे ना, ऐसे नॉर्मल, उसका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन था कौन, एल कॉमा एम कॉमा एम। बात समझ रहे हो क्या? और एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि जनरल इक्वेशन ये रहा और नॉर्मल फॉर्म ये रहा, इसका मतलब ये है कि फॉर्म तो अलग अलग हैं पर प्लेन सेम है, फॉर्म तो अलग अलग है पर प्लेन सेम। ऊपर में देखो तो ये डायरेक्शन रेशियो है और नीचे देखो तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। और आपको पता है कि आप नॉर्मल का यहाँ एबीसीडी क्या था, एबीसीडी क्या था, डायरेक्शन रेशियो किसका, इस प्लेन पर डाले गए नॉर्मल का ही तो था। इसका मतलब हुआ कि दोनों पैरेलल हो गए या कोइंसाइड कर जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे या कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, तो हमने क्या बोला कि डायरेक्शन जो है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नॉर्मल है, ये वाला ऑरिजिन से डाले गए जो नॉर्मल्स हैं, और एक नॉर्मल एक ऐसा भी होता है जो किसी पॉइंट से इस पे डलेगा, दोनों तो पैरेलल होगा चाहे ऑरिजिन से वो गुजरे या, तो पैरेलल होते हैं तो आप कंडीशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं सोचो, यहाँ पे सोचो, आप पढ़े हो डायरेक्शन रेशियो का परिभाषा कि डेफिनेशन क्या पढ़े कि डायरेक्शन रेशियो इज ए नंबर विच इज प्रोपोर्शनल विद द डायरेक्शन। आया ना, इसका मतलब है कि आप यहाँ से लिखोगे कि L का A के साथ रेशियो, M का B के साथ रेशियो, N का C के साथ रेशियो, ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है, बोलो। लेकिन यहाँ पे वो भी चीज नहीं सोचेंगे, ये सब कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए बोल रहे हैं बहुत सारा चीज, कि हम लोग सोचते हैं वो जो नहीं है, यहाँ पे हम गलत सोच रहे हैं, ना ही पैरेलल का, वो तो ऑरिजिन से गुजरा, किसी और पॉइंट से नॉर्मल तो इधर से भी डाला जा सकता है प्लेन पे, चारों दिशाओं से डाला जा सकता है, ध्यान से समझो, प्लेन पर नॉर्मल कहीं से डाला जा सकता है, तुम कैसे पाओगे, तो ऐसे डालेंगे तो इस पे पैरेलल का हुआ तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये कंडीशन कभी नहीं सोचेंगे हम, इस बात को पहले लोड करो। हम इतना कह सकते हैं कि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब उनके इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे, क्या होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा, और एक जैसा होता है तो इनका जो रेशियो होता है आपस में डायरेक्टली क्या होता है, सभी पार्ट्स का मतलब कहते हैं कि कंपेयर कराते हैं, यहाँ नॉर्मल ना ही परपेंडिकुलर सोचेंगे ना ही पैरेलल, दोनों को कंपेयर कराते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा P बाई, हालांकि कैपिटल D लिखा मिलेगा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं, बटा D, और इसको हम मानेंगे क्या, इसी को बढ़िया से करते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो L इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से L इक्वल टू A की, क्या बोले, फिर से रिवीजन करा रहे हैं, दोनों लाइंस को हमने क्यों रेशियो सेम किया, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को नहीं, दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट, प्लेन पढ़ रहे हैं ना यार, लाइन का इक्वेशन थोड़े ना, ठीक है, तो दोनों एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिकल होने का मतलब उसका रेशियो बड़ा, यहाँ से फिर लिखेगा M इक्वल टू बी के, N इक्वल टू सी के, और यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, D के, और ये कहेंगे हम कि ये चीज हमने करा, और P कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को थोड़ा रख के रखना है। तो अब यहाँ से आप एक बात और पढ़े हो कि सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, और यहाँ से A स्क्वायर K स्क्वायर प्रूफ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आप किसी को कारण दे सको कि कहाँ से आया,
फिर हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से देखो के स्क्वायर कॉमन लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे क्या 1 है, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा। और अगर के निकालें डायरेक्ट तो प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। अब जरा मेरे भैया एक बात बता दो, के का वैल्यू मैंने ये पाया। अब यहाँ से देखो पी जो है ना सबसे बड़ा डिसीजन है पी को ज्ञात करना। सुन रहे हो बात, तो पी हमारा क्या है डी के। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, ध्यान से समझना कि अगर डी 0 से छोटा होगा। अब देखो एक बात बताओ, स्क्वायर का भी नेगेटिव रूट लगा हुआ है तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ऊपर भी पॉजिटिव, होल रिजल्ट क्या पॉजिटिव। अब डिसाइड कर रहे हैं कि बाहर अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो पूरा नेगेटिव। तो मैं यहाँ से दो केस लूंगा कि जब डी 0 से छोटा और डी 0 से बड़ा। और अगर डी 0 से छोटा होगा तो बताओ तो जरा, डी 0 से जब आप छोटा लोगे ना तो ये के को भी 0 से छोटा लेना होगा नेगेटिव, तभी ये नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट होके क्या बनेगा क्यों क्यों, क्योंकि पी को हमेशा क्या चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम जो के लेंगे वो माइनस टाइम्स लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे जो के लेंगे ध्यान से समझो प्लस लेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। गॉट इट, क्लियर है बात, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक ओके, तो देखो यहाँ से के यानी दिमाग में रखना है कि के जो है, बट जानते हो बाबू अब यहाँ पे क्या करोगे, के का वैल्यू आ गया। अब आप यहाँ पे देखो ना एल निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो, एक के मतलब ए इंटू के जगह हम लिख देते हैं अभी तत्काल प्लस माइनस लिख देते हैं, क्लियर, वो तो डिसीजन है। और उसी तरह से आप बी इंटू लिख दो यानी प्लस एल हो गया, फिर आप निकाल सकते हैं एम है बी के का वैल्यू फिर रख दोगे, ठीक है। लेकिन हमें ये सब नहीं करना, आप सीधे इक्वेशन लिखना समझो, आइडिया लगा ना। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा ए बटा इतना प्लस एम एक्स एम बी बी के होगा तो प्लस एम वाई फिर लगा देंगे, इसके साथ एक्स हटा देंगे उसके साथ वाई हटा देंगे, चिपका दो सभी, क्लियर है कि नहीं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 7z और प्लस 8 इक्वल टू 0। थोड़ा आसान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, प्लस 2 लेते हैं इसको बना देते हैं z बना देते हैं, इसको 2z बना देते हैं, इसको केवल कैलकुलेशन आसान है। मैंने क्या कहा, शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको राइट ले जाइए, ले गया राइट यस। और ये जो है ना कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों, चूंकि इधर p वाला शब्द आता है अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्योंकि हमें इसी नॉर्मल में बदलना है, ये जनरल है और जनरल से हमें किधर जाना है नॉर्मल जाना है। तो जनरल से नॉर्मल जाना है तो नॉर्मल में क्या होता है राइट में p होता है और p हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसको आप नेगेटिव ना छोड़ो, हम जान के इसलिए ऐसा एग्जांपल लिए कि सबसे पहले राइट ले जाओ और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। अब तुम ही बताओ, याद करो p डी के होता है और डी 0 से छोटा अगर है, डी 0 से छोटा है, बोलो हाँ या नहीं, यहाँ कंपेयर करो, ये वाला डी 0 से छोटा है, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग नहीं, उतना भी याद मत करो, सीधे में क्या कहा कि इसको प्लस बना और दोनों और भाग दे देते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो, देख रहे हो नहीं, यहाँ भाग पड़ रहा है एल वाला में, हर जगह पड़ेगा। तो सीधे क्या करो कि तुम इधर भाग दे दो, देखो यहाँ 1 है तो हम कहें कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोलो 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना रूट 6। लेकिन हमने कहा कि दोनों ओर भाग दो, रूट 6 से मत दो, माइनस रूट 6 से दो, क्यों,
हाँ बहुत अच्छा, यही तो है। यहाँ प्लस माइनस क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि ये प्लस बनता है, तो दोनों हमने क्या किया कि -√6 से क्लियर, किससे -√6, इधर भी -1/√6x, इधर भी 2/√6 माइनस हो गया ये y, और यहाँ भी माइनस में 1/√6 इक्वल टू आया ना। अब देखो तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब यही हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, बताओ कितना आसान है। अब इससे छेड़छाड़ नहीं करना, क्यों, क्योंकि छेड़छाड़ करोगे तो फिर पहुंच जाओगे जनरल पर। सुन रहे हो कि नहीं, बस ये फॉर्म देखने में अलग है पर है तो वही, अभी तो बोला आइडेंटिकल इसलिए तो बोल लेते। अब आप चेक कर लो, अब हमें ऐसे पूछ सकता है कल को कि बताओ एल क्या होगा, तो एल हो जाएगा -1/LX प्लस m/m क्या होगा, -2/n क्या होगा, -1/। चेक कर लो तो दोस्त, स्क्वायर का सब एल स्क्वायर करो 1/6, एम स्क्वायर करो 4/6, एन स्क्वायर करो 1/6, क्या देखा, जोड़ो तीनों को, 1 आया, सेटिस्फाई किया एल स्क्वायर जो एम स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि 100% क्या है। और ये बात क्लियर है कि पी भी क्या मिला, पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा कल को पूछ देता है ये भी ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना, तो आंसर हो जाएगा पी का वैल्यू 2/6। कल को ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाते हैं, तो यानी ये एल है, एल क्या है समझो ना, एल यहाँ से जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, एल का मान है 1 - 1/2, इसमें होता है cos अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -1/, और cos इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स, तो एक्स एक्सिस के साथ इतना। क्या आप वाई एक्सिस के साथ भी बता देंगे, आशा रखते हैं। नॉर्मल फॉर्म इंटरेस्टिंग भी है, लॉजिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, और ये आना भी चाहिए। काहे कि ऐसे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी नहीं पूछेगा, वो जानता है तुम्हें। और ऑब्जेक्टिव सवाल भी नॉर्मल फॉर्म का इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसको पढ़ने में दिमाग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज बस छोड़ देते हैं इतना ही। थैंक यू, काम करिए, ठीक है।